माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर की 3 वीडियो बन चुकी है और आप लोग देख भी चुके हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका मार्क्स है 2+6 और ये आया है 2017 में और 2022 में। तो लग नहीं रहा है कि 2023 में ये आएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन फिर भी आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन को 2-4 बार और पढ़ के जाएंगे। क्या पता अगर रिपीट कर दिया, होता नहीं है, लेकिन अगर कर दिया तो आप बिल्कुल अनजान न रहें, हम ये चाहते हैं। इसका जो पहला पार्ट है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसके पहले वाली जो मेरी वीडियो थी, डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये 2015 और 19 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर पढ़ लेंगे कि क्या पता ये आ सकता है, क्योंकि ये तो 22 में आया नहीं है और इसका मार्क्स है 3+5। तो इसका पहला पार्ट जो है उससे मिल रहा है और वहाँ पे हम 4 या 5 स्कॉलर्स के अनुसार डेफिनेशन दिए हैं। तो अगर उस वीडियो को देखे होंगे आप लोग तो इसका पहला पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर भी चलिए हम डिक्टेट कर देते हैं उसको। पहला हेडिंग देंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस may be defined as a discipline which is concerned with the factors and activities that affect the external policies and the power of the basic unit, that means state, into which the world is divided। यहाँ स्टेट का मतलब आप कंट्री समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम परिभाषित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि अध्ययन का वो विषय है जिसका संबंध उन साधनों और उन गतिविधियों पे होता है जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है, और द पावर ऑफ द बेसिक यूनिट, दैट मीन्स स्टेट यानी कंट्री, इनटू विच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। और ये अलग अलग देशों में जो पूरी दुनिया बटी है उस पर्टिकुलर देश के पावर को भी दर्शाता है। यानी कोई भी देश अपनी शक्ति को कम करके कभी भी विदेश नीति निर्धारित नहीं करता है। इन द वर्ड ऑफ क्विंसी राइट, क्विंसी राइट के शब्दों में, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग द मेजर ग्रुप्स। अगर क्विंसी राइट के शब्दों में देखें तो राजनीति वो कला है जिसमें हम प्रभावित कर पाते हैं। मैनिपुलेट माने होता है जोड़ तोड़ करना, चीज़ों को अपने पक्ष में करना किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए हमको अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के ही क्यों न पेश करना पड़े। कंट्रोलिंग द मेजर ग्रुप, जहाँ पे हम मास पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, यानी अपनी बात मनवा सकें। एज टू एडवांस द पर्पसेज ऑफ सम अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ अदर्स, यानी अपनी चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाएँ, अपने मतलब को साध पाएँ और साथ साथ अपने विरोधी को फटकनी दे पाएँ, उसको हरा पाएँ। ये राजनीति में होता है। क्विंसी राइट कहते हैं कि लाइकवाइज इंटरनेशनल रिलेशंस विच इज़ ऑल्सो टर्म एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी कहते हैं, इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिलेशनशिप एमंग नेशंस मोस्टली बाय मीन्स ऑफ वार। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो प्रक्रिया है जिसमें हम रिश्तों को सामंजस्य स्थापित करते हैं, माने रिश्तों को हम अपने शक्ति के संग, अपने सत्ता के संग समझौता न करते हुए, अपने आप को सर्वोपरि रखते हुए किस तरीके से तालमेल बैठाया जाता है, उसी को कहते हैं विदेशी संबंध या विदेशी नीति या विदेशी राजनीति। अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉफमैन, the discipline of international relations is concerned with the factors and activities that affect the external policies and the power of the basic unit into which the world is divided। ये तो वही स्टैनले हॉफमैन के अनुसार है जो ऊपर में डेफिनेशन बोल चुके हैं, उसको फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगली हेडिंग देंगे आप लोग, बिगनिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत आखिर में हुई कहाँ से थी? द वर्जिन ऑफ इंटरनेशनल स्टडी can be traced back in the writing of scholars of ancient India, China and Greece। अगर ancient scholars यानी विद्वानों जो इंडिया के, चाइना के और ग्रीस के, उनकी अगर राइटिंग्स को अगर हम पढ़ें
या कहें कि वहाँ से पढ़ के ही लिया गया है। इंटरनेशनल स्टडी माने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन जो हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, उसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसको समझने के लिए हमें इन लोगों के बुक को पढ़ना पड़ा और वहीं से हम सारी चीज़ों को जान पाए। कुछ बुक और राइटर का नाम यहाँ पे है, जैसे थुसिडाइड्स, उनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ पेलोपनेशियन वॉर, मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, दांते की जो बुक है डी मानर्किया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और जो सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य की। कौटिल्य को 3 नाम से जाना जाता है पॉलिटिक्स में, उनको विष्णुगुप्ता भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द क्लासिकल वर्क, वो इस क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ऑल दिस एक्सपोजर्स ऑफ द स्कॉलर्स, अगर इन तमाम बुक जो विद्वानों की हैं उनको अगर हम पढ़े तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए, मेड द सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड प्रोग्रेस इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए डिसिप्लिन विच लेटर केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब ये वो ठोस प्रमाण है जिसके योगदान से हम प्रोग्रेस कर पाए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के माने ये अध्ययन का वो विषय जो एक अलग विषय बनाया गया उसकी नींव रखी गई इन किताबों को अध्ययन करने के बाद। फिर अगली हेडिंग आप लोग देंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ एवोल्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के विभिन्न चरण। प्रायर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सेंटर अराउंड ओनली डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल लॉ। प्रथम विश्व युद्ध के पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ तक सीमित थे? सिर्फ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री तक, यानी कूटनीतिक इतिहास या कह लें कि राजनयिकों के इतिहास तक, और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसी को सेंटर मान करके इसी के चारों तरफ विदेश नीतियाँ या विदेशी रिश्ते घूमते थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाइडली ओपन द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटेंसिव स्टडीज ऑन कॉजेज एंड वर्जिन ऑफ ग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और प्रथम विश्व युद्ध ने एक व्यापक रूप से उन तमाम संभावनाओं को खोल दिया जिससे कि हम गहन अध्ययन कर पाए उन कारणों का या उन उत्पत्तियों का जहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष झगड़े जो हुआ करते थे माने उसके क्या कारण थे और उसकी उत्पत्ति क्यों हुई। सच स्टडीज रिवेल दैट इवोल्यूशन ऑफ द थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पास थ्रू 4 फेजेस नेमली। और इस प्रकार के अध्ययनों से यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का जो विकास है वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई और उसको 4 चरण में बांटा गया, मतलब उसके 4 फेज तय किए गए। पहला जो फेज था द आइडियलिस्टिक फेज, जिसको आदर्शवादी चरण कहते हैं। द आइडियलिस्टिक अप्रोच टू theoretical aspects of international relations had been in existence during the interwars year, that means in 1939 माने 1919 से 1939, ये डेट से ही पता चल जाएगा आपको कि इंटर वॉर पीरियड का मतलब क्या होता है। 2 विश्व युद्धों के बीच का समय। 1919 वो समय था जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुआ था। उसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह सैद्धांतिक पहलू उस समय अस्तित्व में आया था, हैड बीन इन एग्जिस्टेंस, माने उस समय अस्तित्व में आया था जब इंटर वॉर पीरियड चल रहा था। दिस आइडियलिस्टिक अप्रोच वॉज डोमिनेटेड बाय हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। और ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण था उसके ऊपर प्रभुत्व था किसका? इतिहास का, दर्शन शास्त्र का और लॉ का। द कंसर्न ऑफ द आइडियलिस्ट वॉज टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। और आदर्शवादियों की ये सोच थी, उनकी ये चिंता थी कि एक नई दुनिया का निर्माण करना, ऑर्डर बेस्ड, और जिसका आधार होगा ऑन पीस एंड जस्टिस, माने
अमन चैन हो और न्याय हो पूरे दुनिया में। द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस अप्रोच वॉज अल्फ्रेड जेमरन, जेम्स टी शॉर्टवेल एंड अदर्स। एक्सपोनेंट मतलब विख्याता, माने इसके पक्षधर। ये जो धारणा थी, इसको मानने वाले जो लोग थे उनको आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो इसके मेन एक्सपोनेंट इस दृष्टिकोण के थे अल्फ्रेड जेमरन, जेम्स टी शॉर्टवेल एंड अदर्स। बट द अर्ज फॉर पीस ऑफ द आइडियलिस्ट वॉज सैटर्ड बाई अग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ नाजी जर्मनी एंड इम्पेरियल जापान इन द 1930s। लेकिन 1930 के दशक में जिस तरीके से जर्मनी और जापान की जो आक्रामक नीतियां थीं, उसके वजह से ये जितने आदर्शवादी गुट के लोग थे, इनके जो सपने थे, जो आग्रह था कि नहीं पूरी दुनिया में शांति कायम की जाए, वो आग्रह पूरी तरह से टूट के बिखर गया। उसके बाद अगली हेडिंग है द रियलिस्टिक फेज, जिसको वास्तविकतावादी चरण कह सकते हैं। Those who belongs to realistic school of international relations believe that the doctrine of power politics provided a guide both as to how foreign policy should actually be formulated and conducted। वे लोग जो इस वास्तविकतावादी स्कूल के स्टूडेंट थे, स्कूल मतलब आप वो स्कूल मत समझ जाइएगा जिसमें आप लोग पढ़ने जाते हैं। यहाँ स्कूल का मतलब आप कम्युनिटी या तो ग्रुप मान सकते हैं। माने वास्तविकतावादी विचारधारा का जो ग्रुप था, उन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के ये मानना था, ये विश्वास था दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, माने सत्ता की कूटनीति का जो सिद्धांत है, प्रोवाइडेड अ गाइड, वो हमें एक रास्ता दिखाती है, बोथ माने दोनों तरफ, एज हाउ टू फॉरेन पॉलिसी शुड बी एक्चुअली बी फॉर्मुलेटेड, कि हमें अपनी विदेश नीति को वास्तव में किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, एंड कंडक्टेड, और उसे कैसे संचालित करना चाहिए। दे फर्मली बिलीव दैट पॉलिटिक्स एट लास्ट एनालिसिस वॉज अ स्ट्रगल फॉर पावर एंड एवरी स्टेट एक्टेड टू इंक्रीज इट्स पावर। उन्होंने पूरे दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को कहा है कि राजनीति का जो अंतिम स्टेज होता है वो यही होता है, स्ट्रगल फॉर पावर, माने सत्ता के लिए संघर्ष या शक्ति के लिए संघर्ष, जो भी आप समझे। माने अगर हम राजनीति का विश्लेषण करेंगे तो लास्ट में हम यही पहुंचेंगे कि शक्ति के लिए संघर्ष या सत्ता के लिए संघर्ष, और हर देश इसी दिशा में कार्यरत रहता है कि वो अपनी शक्ति को कैसे हासिल करे, कैसे वो शक्तिशाली कहाँ है। हेंस मॉर्गेनथाउ, E.H. Carr and others are a strong exponent of the realistic school। और इस विचारधारा के मानने वाले हेंस मॉर्गेनथाउ और E.H. कार, जिन्होंने बड़े मजबूती से अपनी बात को रखा है, बहुत दृढ़ता से अपनी बात को रखा है। फिर अगली हेडिंग देंगे द साइंटिफिक और बिहेवियरल फेज, जिसको वैज्ञानिक या व्यवहारवादी चरण कहते हैं। इन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अ न्यू अप्रोच इमर्ज in the arena as a result of dissatisfaction of a group of scholars who considered the doctrine of power politics as too impressive to be an effective guide for the analysis of international politics। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास को लेकर के ये जो नया अप्रोच, जिसको हम साइंटिफिक और बिहेवियरल फेस करते हैं, ये उस समय उभर करके सामने आया जबकि माने इस रणभूमि में एक नया फेज माना गया, क्योंकि स्कॉलर्स का एक ऐसा ग्रुप था जो डिससेटिस्फैक्शन मतलब होता है असंतोष, जो भयंकर रूप से असंतुष्ट था, और उसके कारण ये नया ग्रुप बनकर आया। और ये जो नए ग्रुप वाले थे, इनका ऐसा मानना था द डॉक्ट्रिन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, कि सत्ता की कूटनीति का जो सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसको प्रभावी बनाने में या मार्गदर्शक के रूप में जब हम इसका विश्लेषण करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। दिस न्यू अप्रोच इज़ नोन एज साइंटिफिक और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। और ये जो नया अप्रोच आया उसको साइंटिफिक और
या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट कहा गया है, विच वॉज ईगर टू प्लेस द डिसिप्लिन ऑन ए साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल फुटिंग। और ये लोग उत्सुक थे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम साइंटिफिक यानी व्यवहारिक या एम्पिरिकल माने अनुभव सिद्ध माने अनुभव प्राप्त अनुभवी लोग, फुटिंग माने आधार माने वो अनुभव के आधार पे, साइंटिफिक मतलब साइंस जानते हैं जो सच होता है साइंस में उसको प्रूफ किया जाता है, तो ये लोग अनुभव के आधार पे या साइंस के आधार पे चीज़ों को एनालिसिस करने की बात कह रहे हैं। इसमें कुछ लोगों का नाम है मोर्टन केपलन, रिचर्ड सेंडर, कार्ल देउज एंड अदर रिप्रेजेंट दिस स्कूल ऑफ थॉट। ये लोग इस माने साइंटिफिक और बिहेवियरल जो विचारधारा है इसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। और ये विचारधारा है कि दिस स्कूल ऑफ थॉट माने इस विचारधारा के मानने वाले लोग इज़ इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट प्रोपोजिशन कि माने ये लोग ऐसा प्रस्ताव बनाना चाहते थे, ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते थे बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो कि अंतः विषय संबंधित हो, माने जिसका जो दृष्टिकोण हो वो उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, उसके बाहर न हो। विच आर आइदर एम्पायरिकली, या तो वो एम्पिरिकली मतलब होता है अनुभव के आधार पे, टेस्टेबल मतलब एबल टू बी टेस्ट, या तो वो माने अनुभव के आधार पे टेस्टेबल हो यानी उसको टेस्ट किया जा सके, या तो लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेटेबल, डेमोन्स्ट्रेटेबल मतलब प्रदर्शन करने योग्य, या तो हम लॉजिक रूप में उसको तार्किक बना करके अपनी बात को तर्कपूर्वक ढंग से उसको प्रदर्शित कर पाएँ। उसके बाद लास्ट है द पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन फेज। ये वो फेज था जो साइंटिफिक या बिहेवियरल के बाद आया था, इसीलिए इसको कहा है, इसका नाम ही है द पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन फेज। द नेक्स्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज द इमरजेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन। ये पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन फेज के नाम से ये जाना गया और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का अंतिम चरण था। दिस स्कूल और इस स्कूल के मानने वाले लोग जो थे उसमें पहला तो ये है इन द फर्स्ट प्लेस सो लेस कंसर्न फॉर मेथोडोलॉजी। ये मेथोडोलॉजी मतलब कार्यप्रणाली, ये लोग कार्यप्रणाली को लेकर के माने उनकी जो सोच थी, उनकी जो चिंता थी वो बहुत कम थी। और सेकेंडली और मोर इम्पोर्टेंटली ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर रीडिस्कवरी ऑफ वैल्यूज़। और यहाँ पे वैल्यूज़ माने अहमियत या मूल्य, मूल्यों का पुनराविष्कार माने रीडिस्कवरी माने फिर से आविष्कार हुआ, एक ऐसा ट्रेंड चला था। एंड थर्डली डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन असेंडेंसी इन द स्टडीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की बात अगर करें तो अमेरिका का जो प्रभुत्व था, जो अधिकार था, उसमें कमी आई, माने उसका पतन हुआ। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, भले ये 2022 में आया हुआ है, आप से मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत जल्द मिलेंगे।